A very good afternoon, everyone. Very welcome all of you to the session. So, आ जाएं आप सब and quickly let me know that everything is fine. Voice, video, PPT, everything is clear. Very good afternoon. कैसे हैं सब? So, thank you all of you for joining. Yes, everyone. एक बार confirm कर दें that the voice is clear, video is clear and the PPT is clear. आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपके बहुत सारे टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर वो जो क्वेश्चंस हमसे जून में पूछे गए थे थोड़े से वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑल्सो दिसंबर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि आपके जो भी क्वेश्चंस आज के सेशन में हम कवर करें वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहां से हमारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं. सो यस, ऑल क्लियर? यस. सो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं एंड हम उतनी ही जल्दी इस सेशन को शुरू करेंगे जिससे कि आज हम कर पाए बहुत सारे important concepts of teaching aptitude cover with the help of the questions. So yes, everything is fine. Thank you so much for letting me know and I believe सबका रिविजन चल रहा है बहुत अच्छे से. कोई भी डिमोटिवेट होके या कोई भी कल पे टाल के नहीं बैठा हुआ है कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी अगस्त एंड में एग्जाम होगा हमारा, तो टाइम बहुत है हमारे पास. ये टाइम एक एक दिन ऐसे करके निकल जाएगा. आप देखो अभी जुलाई स्टार्ट हुआ था, राइट और हम ऐसे बोल सकते हैं कि 20 दिन निकल गए. उस दिन को जब हमें पता चला था हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, सोचो 20 दिन, अभी लग रहा है कल ही की बात है ना. तो इसी तरह से दिन निकलते जाएंगे और फिर हमारे पास बस गिनती के दिन बच जाएंगे. सो इसलिए अभी टाइम है तो अभी रिवाइज बहुत करो अच्छे से. अभी जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको प्रैक्टिस करो जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके और इस बार जो आपको सेकेंड चांस मिला है इस बार आप अपना नेट और जेआरएफ क्लियर कर सको, है ना. यस, टीचिंग की थ्योरी आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चंस के हेल्प से. बाकी आपके और क्लासेस होंगे जिसमें हम कवर करेंगे, अलग से थ्योरी भी करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे. आपके एग्जामिनेशन तक थ्योरी भी करेंगे. We will be doing questions as well, so it will be everything that we'll be providing. बस आप बने रहें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करा करें. यस, रिविजन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है. टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है. यस, तो टाइम तो निकलेगा ही. हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इस टाइम का बेस्ट यूज करें और इस टाइम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके. ठीक है, चले आज से स्टार्ट करोगे, बढ़िया, बिल्कुल. चले शुरू कर लेते हैं अपना सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले हम लास्ट क्लास का होमवर्क देखेंगे. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जहां पर हमने टॉप 30 क्वेश्चंस करे थे टीचिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से एंड रिसर्च से. सो ये क्वेश्चन है कि जब वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो सैंपल का रिजल्ट होगा ना, सैंपल के रिजल्ट में और पॉपुलेशन के पैरामीटर में जब डिफरेंस होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग एरर. मतलब मेरे सैंपल की वैल्यू में एज वेल एज पॉपुलेशन के जो पैरामीटर हैं इनमें जब डिफरेंस आएगा सो इसको हम बोलते हैं हमारा सैम्पलिंग एरर, राइट. सो ये हमारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था एंड यस शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास. तो यस, वेलकम ऑल ऑफ यू दोज हु आर न्यू. आज के सेशन अगर आप अटेंड कर रहे हो, आई बिलीव अब आगे भी हम मिलते रहेंगे और हम मिल के तैयारी करते रहेंगे. यस, चले शुरू करते हैं सेशन को. आज का पहला क्वेश्चन ये है एवरीवन. सबसे पहले मैं पोल ऑन कर लूं एंड देन फिर हम बढ़ते हैं आगे और पोल पे आंसर करते हैं. अच्छा, दोज हु आर न्यू, हम पोल पे आंसर करते हैं क्वेश्चंस का. जो भी हम क्लास में करते हैं उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप कमेंट्स में आंसर करते जाओगे एंड जो भी आप आंसर कमेंट में करोगे हमारा कमेंट उसको पिक कर लेगा. तो चले, ये पहला क्वेश्चन है. पावलोव थ्योरी के अकॉर्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट ऑफ लर्निंग कौन सा है, ए, बी, सी या डी? ठीक है, yes. So most appropriate element of Pavlov learning. चलो टाइम्स अप.
टाइम्स अप। बहुत से लोगों ने बोला है आंसर डी होगा, बट द आंसर इज ए। किसी ने भी ये आंसर नहीं किया, ठीक है। सो डी क्यों बोला? जो पावलोव की थ्योरी है ना, वो ये नहीं बोलती कि कंडीशनिंग के थ्रू हम गुड हैबिट्स फॉर्म करेंगे। ये स्किनर की थ्योरी बोलती है कि आप जो भी बच्चा काम कर रहा है, रिवॉर्ड दोगे तो वो काम और करेगा, पनिश कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। पावलोव की थ्योरी बोलती है ना कि हम दो चीजों को जब जोड़ेंगे, जब हम दो चीजों को कंबाइन करके सिखाएंगे, तो बच्चा जो नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करता वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा उस चीज के लिए भी जिस चीज के लिए हम उसको टीच करें। अब इसकी एक एग्जांपल है। सबसे पहले देखो कि डॉग वाला हमने एग्जांपल देखा था ना कि डॉग सलाइवा जो है जनरेट करेगा जब वो फूड देखेगा, मतलब खाना देखेगा तो उसके लार निकलने लगेगी, लेकिन घंटी की आवाज सुन के डॉग के लार नहीं निकलेगी। तो पावलोव कहते हैं हम ये भी करा सकते हैं, डॉग घंटी की आवाज सुने, बेल की आवाज सुने और उसके लार निकलने लग जाए, हम ये भी करवा सकते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। तो पावलोव की थ्योरी कहती है कि हम वो भी रिस्पॉन्स बच्चे से जनरेट करा सकते हैं जो ऑर्डिनरी सिचुएशन में वो नहीं देगा, ठीक है। हम वो भी रिस्पॉन्स जनरेट करा सकते हैं जो वो ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं देगा। ये वाला पॉइंट किसने बोला था? स्किनर ने, कि हम गुड हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है रिवॉर्ड देते जाओ तो गुड हैबिट फॉर्म होगी, ठीक है। चले, कंडीशनड रिस्पॉन्स डज नॉट इनिशियली ब्रिंग डिजायर्ड रिस्पॉन्स, बिल्कुल बात सही है। बेल बजाओगे, दिस इज कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस मतलब जिसके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं लाके देगा इनिशियली, लेकिन जब बार बार करोगे आप उसके साथ ट्रेनिंग, तो आपको वो रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा जो आप चाह रहे हो, दैट इज योर डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका है, करेक्ट आंसर इसका ये है। और बाकी देखो मैंने लर्निंग की थ्योरी कराई हुई है यूट्यूब पे, लर्निंग थ्योरी कराई है, एंड उसको रिवाइज कर लेना। मुझे लगा पहला क्वेश्चन सबसे आसान है, लेकिन इसी क्वेश्चन में सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में इनिशियली ऐसा ही है ना, कंडीशनड रिस्पॉन्स डज नॉट इनिशियली, ये शुरुआत में आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन ट्रेनिंग के बाद देता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। और लर्निंग की थ्योरी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देख जरूर से लेना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, देखेंगे फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि है रेडीनेस का लॉ, एक्सरसाइज का लॉ और इफेक्ट का लॉ। ये किसने दिया है हमको? यस, ये किसने दिया है हमको? ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यस, दिस हैज बीन गिवन बाय थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने हमको ये लॉज दिए हैं लर्निंग के, दैट इज रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड योर इफेक्ट। सो आंसर होगा ए, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, रेडीनेस का लॉ बोलता है कि जब बच्चा रेडी है टू लर्न, मतलब आप जब खुद से तैयार हो ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब आपकी लर्निंग होगी। तो फर्स्ट इज रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि जब आप वो काम बार बार करोगे, रिपीट करोगे, तो आपको वो लर्निंग ज्यादा होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया और पढ़ के छोड़ दोगे तो लर्निंग नहीं होगी, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तब आपकी लर्निंग होगी। एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि थर्ड लॉ है, ये बोलता है कि लर्निंग करके आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। जैसे आपने कोई काम किया और उस काम को करके आपको सक्सेस मिला, तो आप मोटिवेट हो गए कि फर्दर इस काम को करें। ठीक वैसा ही जैसे मैथ्स का हम कोई भी चैप्टर उठाते थे और वो उसके क्वेश्चंस अगर हमारे लगने लग जाते थे, आंसर सही आते थे, तो मोटिवेट होते थे कि हाँ इस काम को हम और करेंगे। लेकिन बहुत मेहनत करके भी आंसर सही नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन आती थी कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो वही लॉ ऑफ इफेक्ट है कि मतलब रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, चले। सो यस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर होगा ए। अच्छा, मेरी क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप ये क्लासेस अटेंड करते रहोगे तो आपको एक डायरेक्शन, एक आपको दिशा मिल जाएगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन का तरीका बस 3 सिंपल तरीके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, बस यही 3 चीजें आपको करनी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की क्या बोलती है कि एडोलेसेंट किस स्टेज पे होते हैं। जो हमारे किशोर बालक होते हैं ना,
वो किस स्टेज में होते हैं SPCF के अंदर, राइट? तो 4 स्टेजेस दिए थे हमको जीन पियाजे ने, उसमें से कौन से स्टेज के अंदर आएगा आपका एडोलेसेंट लर्नर? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेलकम एवरीवन। यस, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर करें। थैंक यू सो मच पंकज, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। यस, क्वेश्चंस हमने जो भी क्लास के अंदर प्रैक्टिस करे थे वहां से क्वेश्चंस बने थे, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो टाइम खत्म हो गया है। एडोलेसेंट मतलब आपके किशोर बालक कौन से स्टेज में आते हैं? दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल, 12+ ईयर्स इसके अंदर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। 12 से ऊपर वाले बच्चे आते हैं एंड एडोलेसेंट भी इसी के अंदर आएंगे। आपका डी 98% पीपल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो आपका जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो है जहां 12 से ऊपर, एडोलेसेंट भी क्या होते हैं? 12 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, 18 साल, कभी 19-20 तक भी जाते हैं आपके एडोलेसेंट, बट 12 से ऊपर होते हैं, देयरफॉर एडोलेसेंट कम अंडर फॉर्मल ऑपरेशनल। वेरी गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ई पोर्टफोलियो के ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, विच वन इज राइट? ई पोर्टफोलियो मतलब एक ऑनलाइन रिकॉर्ड जो बच्चे का रखा जाता है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? क्रैश कोर्स आपका पेपर 1 का अवेलेबल है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप कर लेना। यस, सो विच वन इज राइट? ई पोर्टफोलियो के बारे में दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 100% रिस्पॉन्स सही मिला है, बिल्कुल सही। ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, कलेक्शन होता है बच्चों का, जहां पर उनके डिफरेंट लर्निंग जो भी उन्होंने करी है वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें आपके पर्सनल डेटा भी अवेलेबल होंगे, जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आपके पर्सनल बैकग्राउंड या पर्सनल जो डिटेल्स है वो भी आपके ई पोर्टफोलियो के अंदर मेंशन्ड होंगी। मतलब इट विल बी लाइक कि अबाउट यू सेक्शन होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स भी होंगी, इसके साथ आपके फादर की डिटेल, मदर की डिटेल, ये सारी चीजें के साथ साथ आपकी एकेडमिक और एक्स्ट्रा चीजें भी, आपने जो भी एनरोल करा है वो सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। मतलब एक फाइल की तरह होगा जहां बच्चे की जितनी भी अचीवमेंट है थ्रू आउट, वो जो भी कोर्स कर रहा है उसको यहाँ पे रखा जाएगा, बट ये एक ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब NPTEL के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रैश कोर्स पेड वालों को ज्वाइन करना होगा। काजल, इसके बारे में एक बार आप टीम से कंफर्म करना। यस, सो NPTEL का फुल फॉर्म पूछा है, विच इज नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेशनल प्रोजेक्ट नहीं होता है, नेशनल प्रोग्राम होता है, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11% वालों ने सिर्फ लास्ट का पढ़ा, आगे प्रोजेक्ट लिखा है, प्रोजेक्ट नहीं होगा, नेशनल प्रोग्राम होता है। अब आपको मालूम है इस बार स्वयं के कोऑर्डिनेटर पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा कोऑर्डिनेटर क्या रोल प्ले करता है, तो मुझे बताओ आप सब कि ये जो आपका NPTEL है वो कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग, जैसे कि आपके जो भी आप बीटेक वगैरह है उससे रिलेटेड जो डिप्लोमास होंगे, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, वो प्रोवाइड करता है आपको NPTEL। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बाय NPTEL। आपको थोड़ा सा ये सब भी याद रखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर कौन सा कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, चले। हाँ जी रफीक, मैंने आपको ही बताया, मैंने आपको ये एड्रेस किया कि आप अगर आप न्यू हो तो आप पहले तो क्लासेस रेगुलर अटेंड करो यूट्यूब पे। इसके अलावा 3 चीजें आपको करनी है, विच इज यू हैव टू रिवाइज सिलेबस, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ठीक है, चले। और इसके अलावा
कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर भी हमने वीडियोस अलग से बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। चले, इम्प्लिसिट मेमोरी के सब डिविजन्स बताने हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मेमोरी के सारे टाइप्स बता दिए थे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब आपको आंसर करना है इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। चल, यस, आईएनआई भी बता दीजिए एक बार। आईएनआई के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाई है। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग शॉर्ट क्यों नहीं देखते? वो शॉर्ट एक बार जरूर से जाके देखना जिसने आईएनआई नहीं देखा है। थोड़ा सा आप होमवर्क करो अपना। सो आज ही आपका होमवर्क रहेगा, जिन्होंने आईएनआई नहीं देखा है वो उसको जाके देखो, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ACE, राइट। सो इम्प्लिसिट मेमोरी हमने लास्ट क्लास में ही किया हुआ था कि प्राइमिंग आएगी, इसके अंदर कंडीशनिंग आएगी और प्रोसीजरल मेमोरी आएगी। जबकि एपिसोडिक और सिमेंटिक किसका टाइप होता है? एक्सप्लिसिट मेमोरी का टाइप होता है। सो एक बार फिर से देख लो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में दो आती हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के अंदर एपिसोडिक और सिमेंटिक आता है, जबकि इम्प्लिसिट के अंदर प्रोसीजरल, जो कि स्किल से, एक्शन से रिलेटेड होगी। एक होती है कंडीशनिंग और एक होती है प्राइमिंग। सो ये हमारी तीन इम्प्लिसिट मेमोरी के टाइप्स हैं। फाइन, चले मूविंग अहेड विथ द 7th क्वेश्चन। कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव व्हाट? तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपको जो कोर्सेज मिलते हैं उसके क्वाड्रेंट पूछे हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है। स्वयं के ऊपर जो भी आपके क्वाड्रेंट हैं, कोर्सेज हैं, उसके अंदर कौन से क्वाड्रेंट अवेलेबल होंगे। यस, तो क्या याद नहीं रहता आपको? वो पता है तो उसके ऊपर काम करो। जो चीजें याद नहीं रहती उसको आप लिख के एक पेपर में अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो, जो आपका स्टडी एरिया है, वहां पर स्टिक करके रखो और रोज आप उसको देखते रहोगे तो उससे भी आपकी लर्निंग हो जाएगी। आपको अलग से एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा उसके पीछे। जितने भी मैं ट्रिक्स बताती हूँ क्लास के अंदर, उसको भी आप ये कर सकते हो कि उसको शॉर्ट में लिख के अपने स्टडी टेबल के ऊपर आपने एक पेपर में उसको स्टिक कर लिया है, ताकि आप उसको रोज देखते रहो और आपको वो चीजें याद रहें, ठीक है। सो अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट मिलते हैं, डिस्कशन फोरम जरूर मिलता है लेकिन ऑफलाइन नहीं मिलता है ना, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जरूर मिलते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स होता है या नहीं होता है? तो क्रेडिट ट्रांसफर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल मिलेगा, ए और ई मिलेगा, इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट मिलता है, ठीक है। सो आंसर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे मैम क्रेडिट ट्रांसफर क्यों नहीं? ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स कोर्सेज के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। स्वयं के अंदर आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करोगे ये 4 चीजें मिलेंगी, जो कि क्या होगा? डिस्कशन फोरम लेकिन ऑनलाइन, देन यू हैव दी रीडिंग मटेरियल्स, ई बुक या ई पीडीएफ मिलेगी आपको, देन यू विल बी हैविंग द असेसमेंट या क्विजेस वगैरह होंगी और वीडियोस होंगे। ये 4 चीजें मिलती हैं। अब स्वयं में जो आपने कोर्स एम में एनरोल करा है, जो क्रेडिट आप उसका अर्न कर रहे हो वो आप उसको ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन ये जो क्रेडिट है ये आपके एबीसी अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, वहां से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्रेडिट अलग से इसमें नहीं आएगा। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। वो 4 क्वाड्रेंट क्या क्या है अभी मैंने आपको बताया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अप्रोच टू नॉलेज that argues human generate knowledge and meaning from interaction between experiences and ideas. So क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, तो टाइम्स अप गाइस, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ बोल रहा है 94% पीपल करेक्ट है। ह्यूमन जनरेट करते हैं नॉलेज, जनरेट करें, कॉन्स्ट्रक्ट करें, लिखा हो, ये सारे कीवर्ड्स हैं फॉर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी बोलती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही नॉलेज को जनरेट करते हैं, हम अनुभव लेते जाएंगे और नॉलेज को डेवलप करते जाएंगे, जनरेट करते जाएंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। चले मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फीडबैक एंड माइक्रो टीचिंग सेटिंग्स आर कंपोनेंट ऑफ विच फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो फीडबैक है और माइक्रो टीचिंग की सेटिंग है, ये किस फेज में आएगा माइक्रो टीचिंग के। सो माइक्रो टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, है ना, तो किस फेज के अंदर आने वाला है फीडबैक एज वेल एज, यस, एज वेल एज योर माइक्रो टीचिंग। ओके, सो यस, सी इज द राइट आंसर। बहुत से लोगों ने सी आंसर किया है, बिल्कुल सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, 92% पीपल हैव आंसर्ड। सो माइक्रो टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है नॉलेज एक्यूजिशन, जहां पर आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, जहां पर टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएगा, आपका जो प्रोफेसर होगा वो आपको वो चीजें करके भी दिखाएगा और थ्योरी पढ़ाएगा कि आपको पढ़ाना कैसे है, उसके पीछे की पूरी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। जो कि आपका स्किल एक्यूजिशन फेज होता है, ये वो फेज होता है जहां पर आप करोगे माइक्रो टीचिंग, आप पढ़ाओगे, ठीक है, आप पढ़ाओगे, माइक्रो टीचिंग करोगे और आपको यहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा जिससे कि आपकी टीचिंग की जो भी स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। एंड लास्ट फेज होता है आपका ट्रांसफर फेज। जो ट्रांसफर फेज होता है इसमें आप करते हो मैक्रो टीचिंग। और अब यहाँ पर आप माइक्रो टीचिंग में आप 6 मिनट के लिए पढ़ा के देख रहे थे, एक एक स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे। मैक्रो टीचिंग में आपकी क्लास 40 to 45 मिनट्स की होगी, जिसमें आप अपने सारे टीचिंग स्किल्स को इंटीग्रेट करोगे। मतलब आपने जितनी भी टीचिंग स्किल सीखी है, सारी टीचिंग स्किल को इंटीग्रेट करोगे मैक्रो के अंदर, दैट इज ट्रांसफर फेज, ठीक है। सो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के स्क्रीनशॉट ले लो, फेजेस का। ओके, चलो आगे चलते हैं। नहीं, 36 तो पूरी साइकिल होगी ना, एक बार आप जाओगे माइक्रो लेसन देने के लिए, तो वो 6 मिनट का होगा। चले, अब टॉकिंग अबाउट दी which of the following is known as base of instruction that is imparted to learner by computer assisted instruction। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम बच्चे को क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं? यूनिट वाइज, शिफ्ट वाइज, सीक्वेंस वाइज करा दीजिए। देखो, मैं जो भी आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, जैसे टीचिंग है तो टीचिंग में मैं आपको क्वेश्चंस इंक्लूड कर रही हूँ। 2024 के 2 ही शिफ्ट हुई थी, 6 क्वेश्चंस होंगे हमारे, बहुत ज्यादा होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे। तो 6-7 क्वेश्चन का क्लास बनाने से अच्छा है मैं अपने क्लास में क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। रिसर्च के करा चुकी हूँ ऑलरेडी, टीचिंग के आज करा रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। यस, और बाकी क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्वेश्चन पेपर गुलशन अख्तर पेपर 1, तो वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। चलो, सो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्सवेयर। कोर्सवेयर इज द राइट आंसर। कोर्सवेयर आपका वो बेस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम बच्चे को कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू देते हैं। कोर्सवेयर 2 शब्दों से बना है, तो इट इज द पोर्टमैन्यू ऑफ 2 वर्ड्स विच इज कोर्स एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2 शब्दों से मिलके बना है, कोर्स है और वेयर है। तो कोर्स वेयर इज वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम बच्चे को कोर्सेज इंपार्ट करते हैं। जैसे कि PW भी एक क्या है आपका, एक एप्लीकेशन है और इसका सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके थ्रू हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो आपका कोर्स वेयर कहलाएगा,
यस, इसका आंसर बी नहीं होगा और ए तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर एडेड असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, राइट, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो आप, तो ये कोर्सवेयर होगा। टेलीग्राम, गुलशन अख्तर, पेपर वन, ठीक है। व्हाई नॉट सॉफ्टवेयर? ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑल्दो कोर्सवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक वो सॉफ्टवेयर है जिससे कोर्सेज देते हैं। देखो सॉफ्टवेयर तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम बच्चे को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो टेक्निकली स्पेसिफिकली इट इज नोन एज कोर्सवेयर, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है? उसको सिर्फ आप उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बोलोगे, उसको कोर्सवेयर बोलोगे। ठीक है, चलो। फ्राइडे को होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस मैं करूंगी, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चले सीबीसीएस की बात करते हैं। सीबीसीएस अलाउ स्टूडेंट टू चूज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे को सीबीसीएस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो वो चूज कर सकता है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आपको सीबीसीएस के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्रा और स्किल ओरिएंटेड ओपन बुक एग्जामिनेशन या कैटलॉगिंग सर्विसेज नहीं आती हैं। सीबीसीएस के अंदर आपको जो जो चीजें मिलती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपको सीबीसीएस के अंदर कुछ कोर पेपर्स मिलेंगे, दैट मीन्स ये कंपल्सरी है, पढ़ना ही होगा। देन आपको कुछ इलेक्टिव मिलता है। इलेक्टिव के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, जो कि जेनेरिक इलेक्टिव होती है। दैट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट से आप उठा के कोई भी जो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ले सकते हो, अनरिलेटेड होगा, आपके खुद के स्ट्रीम से नहीं होगा। एक होता है जेनेरिक, एक आपका होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, मतलब आपके खुद के ही एरिया में से। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहां से आपको ऑप्शन होगा कि आप इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हो। एंड देन डिजर्टेशन होगा और या प्रोजेक्ट होगा, जिसको आपको ऑप्शन अगेन मिलेगा कि आप उसको चूज करके पढ़ सकते हो। देन हमारे पास कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर बच्चे के स्किल पे काम किया जाता है और नॉलेज के ऊपर भी काम किया जाता है। तो किन किन चीजों में आपको ऑप्शंस मिलते हैं टू चूज एंड स्टडी? इंटर, इंट्रा, स्किल, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले। मेजर एडवांटेज ऑफ सीबीसीएस। इंट्रा मतलब अपने ही सब्जेक्ट में से आप कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हो, इंटर मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में से आप कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, सो नाउ मेजर एडवांटेज ऑफ द सीबीसीएस एवरीवन। इंट्रा मीन्स जो विद इन होता है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर से बहुत सारे आपको मिलेंगे। दैट मीन्स कॉमर्स के ही अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको आप चूज कर सकते हो। तो कॉमर्स फील्ड में ही सब्जेक्ट्स इंट्रा, कॉमर्स के अलावा बाकी फील्ड में से जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं वो इंटर होंगे। हाँ जी, सो इसका आंसर क्या होगा? एडवांटेज ऑफ सीबीसीएस पूछा गया है। सो 3 आंसर जो मुझे बहुत मिल रहे हैं, दैट इज ए, सी एंड डी। चलो, यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। मेजॉरिटी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जो एडवांटेज मिलती है वो है शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। यस, मोर एम्फोसिस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ऐसा है क्या? हमने हर चीज पे एम्फोसिस किया हुआ है ना, वैल्यू बेस्ड सिर्फ आपका एम्फोसिस नहीं है, आपके स्किल्स पे भी फोकस किया गया है, आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, इसलिए आपको जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। सो बी नहीं होगा। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
तो आपका सीबीसीएस लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए नहीं, आपका मेजर एडवांटेज ये नहीं है, मेजर एडवांटेज है कि आपको डिफरेंट एरियाज में से वो पढ़ने को हेल्प करता है या आपको फैसिलिटी देता है जिससे कि आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होगा। यूनिफॉर्म सब्जेक्ट्स फॉर ऑल तो बिल्कुल नहीं होगा। यूनिफॉर्म नहीं इसलिए क्योंकि आपको जो मर्जी है वो पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आपको जो पढ़ना है वो अगले को भी वही पढ़ना है, नहीं। ये पहले होता था, सीबीसीएस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सब्जेक्ट्स पढ़ने में और क्रेडिट ट्रांसफर में भी। तो करेक्ट आंसर है ए एंड ई। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, next question, which of the following strategy is not an element that defines cooperative learning? तो cooperative learning के elements इनमें से कौन से नहीं हैं? ठीक है, ये मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराया था, अगर आपने मेरी रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी हो तो। कोऑपरेटिव का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? यस, द आंसर इज कॉम्पिटिशन। कोऑपरेटिव का एलिमेंट कॉम्पिटिशन नहीं है। 95% स्टूडेंट्स करेक्ट। क्या ट्रिक थी जिसको हमने याद किया था? फैट पिग, है ना? ये ट्रिक थी, हमने जिसे याद किया था। एफ मतलब फेस टू फेस आपका इंटरैक्शन होगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगा, आप लोग ग्रुप मेंबर्स पे डिपेंड करोगे और पॉजिटिव डिपेंडेंस होगा। इंटरपर्सनल स्किल, ग्रुप स्किल आपकी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये आपके पांच आपके कंपोनेंट्स होंगे या 5 कैरेक्टरिस्टिक होगी या एलिमेंट बोल लो ऑफ योर कोऑपरेटिव लर्निंग, जब हम मिलजुल के सीख रहे हैं, जिसमें फेस टू फेस इंटरैक्शन, देन इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्किल, ग्रुप प्रोसेसिंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आती है। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? तो आपकी जो रिफ्लेक्टिव चिंतनशील स्तर है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, यस, बट अभी तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होगा तो वो भी बहुत अच्छा है ना? चलो, ओके। सो रिफ्लेक्टिव लेवल के फीचर्स बोले थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग, ये तो रिफ्लेक्टिव लेवल का नहीं है ना, बच्चे समझ के तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पढ़ते हैं। आप ए को एलिमिनेट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, टीचिंग इज नथिंग बट रोट, रोट तो मेमोरी लेवल है, बी को भी हम एलिमिनेट कर लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बिल्कुल रिफ्लेक्टिव लेवल का होगा, तो सी होगा एंड देयरफॉर हमें आंसर मिल गया डी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 57% ही क्यों भाई? इसमें तो पूरे कीवर्ड्स दिए है ना, थिंकिंग डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी। मैंने जब थ्योरी ली थी मैंने सारे कीवर्ड्स लिखवाए थे। वापस से जो सेशंस यूट्यूब पे है उसको जरूर से आप लोग देखना जो गलत कर रहे हो, ठीक है। बट बच्चे को डिसिप्लिन में रखा जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है रिफ्लेक्टिव के अंदर, तो ई एलिमिनेट कर दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पासवर्ड ऑफ कंप्यूटर, आप जो कंप्यूटर पे पासवर्ड रखते हो, फोन पे पासवर्ड रखते हो, एड्रेस आपके घर का, वो किस मेमोरी के अंदर आएगा? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, शॉर्ट टर्म या सिमेंटिक? नहीं, बिगी एंड हंट ने हमको स्केल दी थी, रिफ्लेक्टिव लेवल हमको सिर्फ हंट ने दी थी। ओके, कौन सी मेमोरी के अंदर होगा ये? पासवर्ड ऑफ कंप्यूटर, घर का एड्रेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
एक्सप्लिसिट, मेजॉरिटी ने इम्प्लिसिट बोला है, मैं देख रही थी। अब इम्प्लिसिट वो मेमोरी होती है जिसमें हम एफर्ट्स नहीं लेते बट वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, बार बार रिपीटेड काम कर रहे हो, ब्रशिंग ही ले लो, तो ब्रशिंग हम कर रहे हैं, इस वजह से वो चीज हमें क्या हो गई है, वो याद हो गई है। अब हम हमारी वो एक तरह से इंटरनलाइज हो गया है। इसी तरह से आप किसी एक जगह, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहां आसपास बहुत शोर है, एक आध दिन आपको वो शोर परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, ये सारी इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर आ जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट योर एक्सप्लिसिट मेमोरी, तो वो डेलिबरेट होता है, वो हमें उस पर बहुत, हाँ डेलिबरेट होता है, बता रही हूँ क्यों ऐसा होगा। डेलिबरेट होता है, आपको करना पड़ता है वो याद। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरे कंप्यूटर का या फोन का पासवर्ड अक्सर भूल जाती हूं मैं, तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं याद करती हूँ, मैं लिखती हूँ, एक कॉपी हो गई, डायरी हो गई, मैं अक्सर पासवर्ड्स लिख लेती हूँ, मेल है या कोई भी आपका पासवर्ड है, तो उसको याद करना पड़ता है आपको, घर का एड्रेस याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। सो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी है, जो लर्निंग आपको करनी पड़े वो एक्सप्लिसिट के अंदर आएगी। फिर अगर हम इम्प्लिसिट की बात करें, तो वो लर्निंग जो आपकी अनजाने में हो जाती है, जिसपे आपने बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लिए, लेकिन जिसपे कॉन्शियस एफर्ट लेते हो वो एक्सप्लिसिट है। अभी तो मैंने आपको कराया, वापस से वाला चार्ट देखो आप, एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है आपकी डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव मतलब यहां पर हम चीजों को, जो भी हमने लर्न किया है, कॉन्शियसली लर्न किया है, जब हम चाहें उसको वो इंफॉर्मेशन आपको बता भी सकते हैं। इम्प्लिसिट नॉन डेक्लरेटिव होती है, ये लर्निंग हमारी जरूर हुई है लेकिन हमने उसको कॉन्शियसली नहीं किया। यहाँ एक कंडीशनिंग वर्ड लिखा है, मतलब हमारी कंडीशनिंग हो गई, हमारी ट्रेनिंग हो गई, हमको इतना रिवॉर्ड मिला कि वो काम करने के लिए हम अंदर से क्या है, हम बिल्कुल रेडी हैं या हम खुश हैं, और ये काम हम खुशी खुशी करेंगे। कोई काम हमने इसलिए करना छोड़ दिया, खुद से नहीं करना छोड़ा, बट वो करके मजा नहीं आ रहा था, पनिशमेंट मिल रही थी, इसलिए वो काम करना छोड़ दिया। तो वो चीज जो कॉन्शियसली करोगे वो एक्सप्लिसिट के अंदर आएगा, जो अनकॉन्शियसली आपका होगा या वो एनवायरमेंट की तरफ से आपकी लर्निंग हो गई, तो वो इम्प्लिसिट के अंदर आएगी, ठीक है। ठीक है, तो घर के एड्रेस वगैरह याद करते हो ना, जब एक घर से दूसरे घर जाओगे, ठीक है, तो आपको फिर नया एड्रेस अपना याद करना होगा। सो ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा नहीं। और सिमेंटिक के अंदर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन ये आपकी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एंड देयरफॉर ये आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। चलो, सिमेंटिक के अंदर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आती है, बट ये आपका पर्सनल चीजें हैं और ये ब्रॉडली एक्सप्लिसिट के अंदर ही क्लासिफाई होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका है बी। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है जहां कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत होती है, जबकि इम्प्लिसिट होती है सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी लर्निंग होती है। सिमेंटिक होती है जनरल इंफॉर्मेशंस की रिमेम्बरेंस, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, आपका पासवर्ड, आपके घर का एड्रेस, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये सिमेंटिक में नहीं जाएगा, ये एपिसोडिक के अंदर जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हम इसको क्लासिफाई करेंगे एक्सप्लिसिट के अंदर। चले, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर आपको बताना है की बिहेवियर्स इनमें से कौन से हैं, ठीक है। सो की बिहेवियर्स कौन से हैं, फटाफट से देखिए और मुझे बताएं। लास्ट मोमेंट में माइंड इसलिए चेंज होता है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों को देखते हो और आप फौरन से आंसर चेंज कर देते हो, तो कॉन्फिडेंस लाओ। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब रिवाइज करोगे और आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मैं गलत नहीं कर सकती, तब फिर आपका कॉन्फिडेंस और एज वेल एज माइंड चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। ना कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, ना ही माइंड चेंज होगा। यस, सो इनमें से कौन सा आपका की बिहेवियर होगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, है ना। LITES, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट एज वेल एज स्टूडेंट सक्सेस रेशियो। ये नहीं होगा, स्ट्रक्चरिंग नहीं आता, बट ये आता है, ठीक है। ये आएगा, टी आएगा, टीचर्स इफेक्ट आपका, ये तीनों हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं, जबकि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज योर की बिहेवियर, ठीक है। बहुत से लोगों ने बोला ए होगा, नहीं, की बिहेवियर्स टीचिंग के होते हैं 5, जिसमें आता है लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यू हैव इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट सक्सेस रेशियो। ये 5 की बिहेवियर्स हैं आपके, बाकी सारे हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं, ठीक। चलो,
नेक्स्ट है मोडालिटीज ऑफ टीचिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको मालूम है टीचिंग की स्केल होती है जिसमें आपका आता है इंस्ट्रक्शन, देन इंडोक्ट्रिनेशन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, है ना। सो आपको उन मोडालिटीज ऑफ टीचिंग के एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है। यस सो एक बार इंग्लिश देख लो, फिर हम हिंदी भी देखते हैं। यस चलो हिंदी भी देख लो एंड स्टार्ट आंसरिंग एवरीवन ऑन पोल। Yes, question number 17 everyone and the answer will be yes. आई होप हो गया है, हिंदी भी पढ़ लिया है सबने। सो इसका आंसर देखते हैं, टाइम खत्म हो गया है एंड एज पीपल आर सेइंग आंसर होगा इसका सी। 78% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। सो सबसे पहले आप देखो वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडिया, बच्चे के दिमाग पे हम आइडियाज को इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके अंदर होगा? अगर हम इम्पोजिशन की बात करें, बच्चे के ऊपर हम थोप रहे हैं, तो ये इनडॉक्ट्रिनेशन होगा, बच्चे के दिमाग पे कोई भी चीज थोप देना, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर एक्टिव इंटरचेंज होगा बच्चों और टीचर के बीच में। टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग क्या होता है, हम यहाँ पर स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं बच्चे के। एंड कंडीशनिंग क्या होती है, बच्चे की ट्रेनिंग हो रही होती है और बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, ठीक। तो हम डी ऑप्शन से ही करेंगे कि इंपोजिशन कहां हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शन, ए देखो तो एक्टिव इंटरचेंज होता है जब क्लास में बच्चे और टीचर पढ़ते हैं, तो दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शन इज, ठीक है। सो ए 4 होगा, क्लियर है। D1 A4 यहां से, यस यहां से हमारा आंसर हो जाएगा कि हम इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर आइडियाज को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे के दिमाग पे थोप रहे होते हैं, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो next question everyone, what is the name of the process in which listener provides feedback to the speaker about the message heard and emotions conveyed? पेपर 1 की बुक PW की आती है, आप उसको ले सकते हो। Okay, so the correct answer is option number B, एक्टिव लिसनिंग। 50% पीपल करेक्ट हैं, देन बहुत से लोग को लग रहा है एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। सो सबसे पहले देखो प्रोसेस जिसमें बच्चा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है स्पीकर को अबाउट द मैसेज हर्ड एंड इमोशंस कन्वेड and let the speaker realize how he or she is being understood and respected. ये है एक तरह की हमारी एक्टिव लिसनिंग। अब आपको लग रहा होगा रिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं, क्योंकि बच्चा बोल रहा है, तो वो भी मैं क्लियर करती हूँ। पहले लिसनिंग की होगी, इसको समझ लो। लिसनिंग इज टू हियर एंड अंडरस्टैंड। जब हम दूसरे को सुनते और समझते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग है कि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो लिसनिंग प्रोसेस में, जो भी आपको बोला जा रहा है उसको सुन के समझ के और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये एक्टिव रिस्पॉन्डिंग नहीं होगी। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग इज कि आप बस क्या कर रहे हो, यहाँ पर जवाब देते जा रहे हो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं एक रैपिड फायर करूं,
तो रैपिड फायर में आप क्या करोगे, फटाफट फटाफट आंसर करते चले जाओगे, दैट इज एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। लेकिन यहां है लिसनिंग। सबसे पहले लिसनिंग क्या होती है, सुनना और समझना। एक्टिव लिसनिंग इज कि आप बहुत एक्टिव हो, सक्रिय हो, सारी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, और वो अगले को कैसे बताओगे कि आप समझ रहे हो, थ्रू योर रिस्पॉन्सेज। आप जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको कन्वे करने के लिए कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप सर हिला सकते हो, नॉड कर सकते हो, डिफरेंट जेस्चर्स हो सकते हैं, लाइक थम्स अप कुड बी वन ऑफ द जेस्चर, जिससे आपने अपनी बात कन्वे कर दी कि हाँ आपको बात समझ में आ गई। दिस इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स यू टू लिसन अटेंटिवली, अंडरस्टैंड क्या बोला जा रहा है, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। ठीक, ये एक्टिव लिसनिंग होती है। लिसनिंग इज सिंपली सुनना और समझना, बट एक्टिव लिसनिंग है सुन के और फिर रिस्पॉन्ड करना, कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड करते जाना, दैट इज व्हाट एक्टिव रिस्पॉन्डिंग इज। ठीक है। पेपर 2 की बुक जब लॉन्च होगी तो हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। अभी पेपर 1 की बुक है पीडब्ल्यू की, तो उसको आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा, या आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना आज का। चलो, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। पहली स्टेटमेंट गलत है बट दूसरी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग हमको थॉर्नडाइक ने दिया था, नहीं स्किनर ने दिया था, तो पहली तो गलत है ना। बट दूसरी पावलोव के बारे में बोला गया है, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दैट इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अभी आपसे जून में पूछा गया था, जून का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, 18 जून शिफ्ट 1। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। यस, तो नॉन टेक्निकल पीजी एजुकेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, यूजीसी। अगर आपसे पूछ लेता कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएशन एजुकेशन पूछता तो कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन होता, सीईसी होता। अब एनसीईआरटी क्या आपको प्रोवाइड करता है, स्कूल एजुकेशन। एनआई ट्रिपल टी आर टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, एनआई ट्रिपल टी आर। और एआईसीटीई आपको कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जितने भी आपके इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं वो सारे आपको एआईसीटीई के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बिहेवियर थ्योरी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बिहेवियर थ्योरी अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंक्वायरी। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
पहली स्टेटमेंट बोल रही है बिहेवियर थ्योरी आपकी बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी। ये कैसी बिहेवियर थ्योरी हुई है ना, बिहेवियर थ्योरी है एंड इट फोकस ऑन दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियर थ्योरी बोलती ही ये है कि टीचर जो है आपका वो या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। बच्चे पैसिव होते हैं, वो खुद से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू बिहेवियर चेंज होता है, बट इट रिजल्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। कंटिन्यूअस इंक्वायरी की जरूरत होती है, क्यों? जब बार बार पता लगाते रहोगे बिहेवियर में चेंज आया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टू स्टेटमेंट्स गिवन, promoting classroom dialogue that encourage student to examine alternative is an example of direct instruction. Probing refers to teacher statement that encourage student to elaborate on an answer. So ये वाला आपका जो statement है ना टीचिंग के behaviors, टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग के बिहेवियर से लिया गया है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग से है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर एवरीवन? प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन के ऊपर मैंने आपको एक लेसन कराया था, लॉजिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, वो वाला क्लास देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वापस से देखो, प्रोमोटिंग क्लासरूम डायलॉग, ठीक, ये हो गया, जिससे बच्चे क्या करेंगे, एनकरेज होंगे कि बच्चा खुद एग्जामिन करे। क्या ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है? नहीं, दिस इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर आपसे बोला होता डायरेक्ट लर्निंग तब ये सही होता, बच्चा खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बच्चा खुद से सीख रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टीचिंग हुई ना, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी देखो, प्रोबिंग में बच्चे को टीचर एनकरेज करता है, मुझे और बताओ, इलैबोरेट करो अपना आंसर, दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक, हाँ, 98% स्टूडेंट्स ने बस आंसर कर दिया वो जो सब आंसर कर रहे थे, क्योंकि आप लोग का ध्यान तो लगा है कि किसका बर्थडे है, विश कर दो। वो सारी चीजें हम बाद में कर सकते हैं ना क्लास के। मैंने ठीक है, मैंने अभी कमेंट तो नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि किसका बर्थडे है, बट स्टिल मुझे लगा चलो लास्ट में विश कर दूंगी, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। लेकिन आप लोग लगे रहो बात करने में, यस, तो फिर गलत होगा। तो कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा क्लास के अंदर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से हमारे फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। अरेंज द टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, टीचिंग के प्रोसेस को ऑर्डर में लगाओ। टीचिंग के प्रोसेस को ऑर्डर में लगाना है, टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 80%। चलो डार्ट का असर हो गया, सबने ध्यान दे दिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया। तो 1 मिनट मैं चार्जिंग पे लगा लूं एंड देन स्टार्ट करते हैं आगे। यस, सो देखो, सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 होगा सबसे पहले, एंड आंसर मिल गया आपको। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करोगे, फिर आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को देखोगे, बच्चे को क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, प्लान करके पढ़ाओगे, पढ़ा के फिर इवेल्युएट करोगे, और उसके बेसिस पे डिसीजन होगा कि मुझे रीटीच करना है या नहीं करना है। ठीक है, चल, सो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इप्सेटिव असेसमेंट के कंपोनेंट को बताना है। ये दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। Which of the following are the components of ipsative assessment? ठीक, चल,
कंपोनेंट ऑफ इप्सेटिव असेसमेंट एवरीवन, पोल स्टार्ट हो गया है। यस, एब्सोल्युटली राइट। जिन्होंने आंसर किया है ए, 86% पीपल बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये इप्सेटिव एवेल्युएशन या असेसमेंट क्या होता है? इप्सेटिव का मतलब होता है ऑल ऑफ सेल्फ। जब हम आपकी ही प्रीवियस परफॉर्मेंस से, आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होगी उससे अगर आपकी करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए, जैसे आपने कुछ हफ्ते पहले टीचिंग का टेस्ट दिया हो और आज के टीचिंग के टेस्ट से आप अपनी कंपैरिजन जब करोगे तो आपको, आप क्या कर रहे हो, इप्सेटिव एवेल्युएशन। इससे आपको पता चलेगा आपने इंप्रूव किया है या नहीं किया है। तो इप्सेटिव एवेल्युएशन के अंदर होगा क्या क्या, आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सो सबसे पहले आपका आएगा सेल्फ पीयर असेसमेंट। आप खुद का असेसमेंट कर रहे होते हो क्या? तो हम क्या खुद का असेसमेंट करते हैं? यस। शेयरिंग लर्निंग गोल्स, क्या हम लर्निंग गोल्स यहाँ पर हमारे होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, हम बच्चों के बीच में कौन अच्छा है कौन बुरा है हम ये नहीं कर रहे होते, हम खुद का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो सी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? खुद की परफॉर्मेंस होगी, आंसर होगा ए। सी को एलिमिनेट कर लो, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटेंट एरिया है एंड इंटीग्रेटिंग टीचिंग, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। सो रीडिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। इसमें क्या आप यूज करोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, ये बताना है आपको। ओके, क्वेश्चन इन हिंदी एवरीवन। यस, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, राइट। सो हमारे पास है 93 करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले हम आते हैं रीडिंग लैंग्वेज पे या आर्ट पे। तो हम वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो आपकी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर दे। A1 होगा, राइट। A1 से आंसर मिल गया आपको। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आप कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करोगे। आप यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन करोगे, एक कीवर्ड से आपका आंसर हो गया। साइंस के अंदर आप क्या कर रहे होगे, तो जब हम साइंस कर रहे होंगे तो हम डिफरेंट रिलेशनशिप क्या है वो उसको इलस्ट्रेट करके हम पढ़ेंगे। जबकि सोशल साइंस के अंदर डिस्टेंस, प्लेसेस, टाइम, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? यस। सो यही था हमारा आज का सेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए जहां पर आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड डायलॉगिक होंगे। ये होमवर्क आप मुझे आज के सेशन के कमेंट में बताओगे जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। अब फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत रिपीटेड हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अलॉन्ग विद द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। तो एक तरह से आप बोल सकते हो वो थ्योरी भी होगी क्योंकि डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा फ्राइडे को। मेरे सेशन की टाइमिंग है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 3 दिन क्लासेस होती हैं 12 बजे। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस आल्सो वी कीप ऑन शेयरिंग।
शॉर्ट्स देते रहते हैं, तो उसको भी देखना है ताकि आपकी एग्जाम तक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। सो आज के लिए इतना ही था। जाते जाते हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन, जिसका जिसका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, एंड आई विश कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए, और इतना ही नहीं, आपने लाइफ में जो कुछ भी सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएं। सो इसी के साथ अपने सेशन को आज खत्म करेंगे, बट विथ अ प्रॉमिस दैट वी विल बी मीटिंग वेरी वेरी सून। लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ आपको मैं, एंड ये रहा हमारा आज का लीडर बोर्ड। वी हैव अनीशा लीडिंग द क्लास, वी हैव नरगिस, मोनालिसा, वी हैव मिसेस चैटर्जी, हुसैन, सुनीता पांडे, we have Ruby, we have Fozia, IS Study, Huma, we have Muzna, Ashu, Shivani, Anjana, Ritu, जयस्मिता, we have अंजलि, आशा एंड दिव्या भारती। तो 20 तक मैंने दिखा दी आपको स्कोर, बाकी लोग यूनिटी पे जाके चेक कर सकते हो अपना स्कोर एज वेल एज द रैंक। पेड क्लास मेरी स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से 15 से। वैसे पेड क्लास हमारी शुरू हो गई है, मेरी क्लासेस 15 से वहां पे शुरू होगी, तो 10 बजे हमारी क्लास का टाइम रहेगा, सुबह के 10 बजे वी विल बी मीटिंग, और हम पेपर 1 करेंगे, और पेपर 2 की जो मेरी टाइम होगी वो आपको अलग से पता चल जाएगा कॉमर्स के अंदर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही।